प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10, विषय विज्ञान, अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की तीसरी कक्षा में उपस्थित हूँ। इस अध्याय को हमने कल आपको द्वितीय कक्षा में कुछ शिक्षण बिंदुओं की सहायता से अध्ययन कराया था। उसमें था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं। इन विषयों पर हमने कल अध्ययन कराया था। इसी के साथ आज हम उसी के क्रम में अध्याय को आगे की ओर बढ़ाने के लिए कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं को हमने आपको कल कहा था कि स्वाध्याय करके आएंगे। आपने स्वाध्याय किया होगा, ऐसी मेरी आशा है। हमने जो शिक्षण बिंदु लिए हैं वो शिक्षण बिंदु निम्न प्रकार से हैं। फ्लेमिंग के हस्त नियम। फ्लेमिंग के हस्त नियम दो नियम होते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। परिनालिका, कुंडली। परिनालिका क्या होती है, कुंडली क्या होती है, इसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। विद्युत मोटर, इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से आज हम इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। अब हम प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं। फ्लेमिंग के हस्त नियम। इसमें फ्लेमिंग का दाएं हाथ का हस्त नियम, राइट हैंड लॉ के आधार पर फ्लेमिंग ने विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र और बल के अनुसार एक नियम पारित किया, जिसको दाएं हाथ का नियम कहा गया। ये दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम दाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि उसके अंगूठे को इस प्रकार से हम इस पर फैलाएं हैं, तो ये फोर्स की दिशा को फोर्स कहलाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, ये विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा कहलाएगी। अर्थात फ्लेमिंग ने कहा कि दाएं हाथ को हम इस प्रकार से फैलाएं कि ये फोर्स FBI बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा को प्रदर्शित करेगा। अर्थात तीनों ही बल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र धारा के लंबवत होगा। अर्थात हमने चित्र के माध्यम से ये आपको प्रदर्शित किया है। ये हमारा अंगूठा है। अंगूठे की पास वाली उंगली, जिसे तर्जनी कहते हैं, तर्जनी बिल्कुल सामने, अर्थात अंगूठे और तर्जनी के बीच में 90 अंश का कोण बनाता हुआ, उसके साथ उसके पास वाली मिडिल फिंगर जो प्रेरित धारा को प्रेषित करती है, उसके अंतर्गत 90 अर्थात तीनों उंगलियों में, अंगूठा, उसके पास वाली उंगली और मध्यमा उंगली के तीनों के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। अर्थात इस प्रकार से देखें तो चालक की गति अंगूठे को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से प्रदर्शित करती है और प्रेरित धारा इस प्रकार से प्रेरित करती है। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र, बल और प्रेरित धारा के नियम को दाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग ने बताया था। अर्थात हम ये प्रैक्टिकल के तौर पे हम देख लें कि इसमें धारा का प्रभाव किस तरह से, जैसे हम किसी वस्तु को इस प्रकार से पकड़ते हैं, जैसे इस प्रकार से हम पकड़ें, ये हमने कोई छड़ ले ली है, इस प्रकार से पकड़ें तो इसमें चुंबकीय ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा और उंगलियां जिसको हमने पकड़ा है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। अर्थात इसमें दाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें बल रेखाएं किस तरह से गमन करेंगी, इस तरह से गमन करेंगी।
इस तरह से, ये इस तरह से उनका जो रूटीन होगा, उनकी चलने की जो दिशा होगी वो इस तरह की दिशा होगी। इस नियम को फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम कहा है। अगला बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग ने इस तरह से कहा, बाएं हाथ का नियम ये है बाएं हाथ, और इसको इस तरह से फैलाएं कि दोनों उंगली इनको पास में जोड़ लें और मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली और ये इससे छोटी उंगली एक दूसरे के साथ 90 अंश का, और ये अंगूठे के साथ इसका, अर्थात इस प्रकार से हम तीनों उंगलियों को फैलाएं कि तीनों में 90 अंश का कोण बने, एक दूसरे के अंतर्गत 90 अंश का कोण बनाते हुए फ्लेमिंग ने कहा ये बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा को इस प्रकार से हम इस पे अंगूठे के माध्यम से इनमें चुंबकीय क्षेत्र, इसमें विद्युत धारा, इस प्रकार हमने चित्र की सहायता से बनाने की कोशिश की है। ये देखिए इस तरह से हमने रखा है, इस चित्र को देखें, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे चालक पर बल, ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, अर्थात ये F फोर्स, यहाँ पे हमने फोर्स की दिशा ये दिखा दी। चुंबकीय क्षेत्र B, ये इस तरह से, ये जो उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, और इसके पास वाली उंगली ये विद्युत धारा की दिशा, ये वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा को इस प्रकार से हाथ को फैलाएं, बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ये फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, इस नियम को फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम बताया। F हमने चित्र में भी, आप चित्र को ध्यान से देखेंगे, दोनों उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे और उसकी पास वाली बड़ी जो उंगली है उसको विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, बल, इस प्रकार से फ्लेमिंग ने बल, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के नियम को प्रतिपादित किया, और इसका विद्युत मोटर जिसमें आवाज बढ़ाती हुए लाउड स्पीकर जैसे कहते हैं, इस प्रकार के जनरेटर, इस प्रकार की धारा का, इस प्रकार के नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इनमें प्रयोग में लाया जाता है। तो एक बार फिर से आप देख लें इसको कि बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार मोड़ के रखें कि उसके पास वाली उंगली उससे छोटी उंगली है उससे 90 अंश का कोण बनाती है, और ये बड़ी उंगली है विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है, उसके पास वाली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित, ये चित्र के माध्यम से हमने बता दिया। ये चालक पर बल, बल इस तरह से कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में कार्य करता है, और विद्युत धारा इस प्रकार से नीचे की दिशा में कार्य करती है। इस प्रकार से इस नियम के तहत विद्युत मोटर, लाउड स्पीकर, अन्य विद्युत यंत्र चलाए जाते हैं। परिनालिका, परिनालिका को इंग्लिश में सोलेनॉइड कहते हैं। ये सोलेनॉइड होता क्या है? ये है, इसको किसी अचालक बेलनाकार नलिका पर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के भीतर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब हम परिनालिका को कैसे बनाएंगे? परिनालिका को बनाने के लिए हमने एक कोशिश की है कि इस तरह से अचालक, अचालक लिखा है, अचालक बेलनाकार, ये हमारा अचालक भी है और बेलनाकार भी है। इस तरह से हमने इसको बना लिया है, अचालक और बेलनाकार। कागज को हमने मोड़ लिया है अचालक। इसमें तांबे के तार, इस तरह से आप देखें, तांबे के तारों को माध्यम से इस तरह से लपेट कर, इस तरह से, ये इस तरह से
हम इस तरह से इसकी रचना कर सकते हैं, तारों को लपेटकर। ये बेलनाकार है, ठीक है, ये बेलनाकार है और अचालक है। ये तांबे के तार हैं। इनमें इनकी लंबाई के आधार पर यहाँ पर इस तरह से लपेटते जाएंगे, लपेटते जाएंगे, लपेटते जाएंगे, यहाँ तक इसको लपेट लेंगे। और इस प्रकार से ये एक कुंडली का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? कुंडली का रूप ले लेता है। और इसमें ये क्योंकि तांबे के तार हैं, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो यह चुंबक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात दंड चुंबक को हमने आपको पहले बताया था, ये दंड चुंबक होती है। ये दंड, इसको कहते हैं दंड चुंबक। दंड चुंबक में दो सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अर्थात परनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह दंड चुंबक की भांति व्यवहार, अर्थात इसमें दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अर्थात इसको जब स्वतंत्रता पूर्वक परनालिका को हम लटका दें तो परनालिका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर लटक जाता है। इससे दिशा का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से परनालिका को सोलेनॉइड कहते हैं। परनालिका ये क्या है? अचालक पदार्थ, चालक और कुचालक अचालक पदार्थ पर तांबे के तारों को लपेटकर बनाई जाती है और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ सभी जगह समान रूप से कार्य करता है। परनालिका में विद्युत धारा, इसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, करंट प्रवाहित कर दें किसी सर्किट से, किसी पर्पस से इसे जोड़ दिया जाए तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये इसको परनालिका कहते हैं। कुंडली, कुंडली क्या होती है? कुंडली नर्म लौह क्रोड पर तांबे के तार लपेटकर बनाई जाती है। कुंडली क्या होती है? नर्म लौह क्रोड पर तांबे के तार लपेटकर बनाई जाती है। यह बेलनाकार भी होती है और आयताकार भी होती है। हम इस तरह से आपको कुंडली का एक छोटा सा उदाहरण देके बताते हैं। मान लीजिएगा ये एक आयताकार है और आयताकार में हमने इस तरह से इसमें तांबे के फेरे लगा दिए, तांबे के तार लगा दिए और तांबे के तार एक आधार से चलते हैं, एक अक्ष से चलते हैं, दूसरी अक्ष की ओर चले जाते हैं, उस तरह लपेट के लगा देते हैं। इस तरह से ये आयताकार कुंडली का रूप ले लेता है। नर्म लोहे क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है और जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये है, हमने इस तरह से देख लें, ये मान लीजिएगा ये N है और ये S है, चुंबकीय ध्रुव है। चुंबकीय ध्रुव में जब इस कुंडली को हम इस प्रकार से ये है, इस प्रकार से ये A, B, C और D सिरा है और इसके साथ साथ ये परिपथ बनाते हैं हम और इस परिपथ को कुंडली से हम जोड़ दें। जोड़ने से चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत कुंडली जब होती है तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो ये कुंडली क्या करती है? कुंडली एंटी क्लॉकवाइज फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने भी लगती है। अर्थात कुंडली का आशय यही है कि यह लौह कोड तार, लौह कोड नर्म के ऊपर ये तांबे के तार लपेटकर बेलनाकार भी हो सकती है और आयताकार भी हो सकती है। इसको चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। अब हम विद्युत मोटर अगले शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं। विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? जब किसी कुंडली को
चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म उस कुंडली को अक्ष के परतः घूमने के लिए प्रेरित करता है। यह इसका विद्युत मोटर का सिद्धांत है। अब इसके विद्युत मोटर का हमने चित्र यहाँ पे बनाया है, शायद आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली चुंबक लगी होती है, N और S। ये क्या है? चुंबक है। ये हमने दिखाई है, S और N चुंबक है। इससे क्या होगा? शक्तिशाली जब चुंबक होते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दो चुंबक होती है और उसके बीचों बीच में एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या होता है? नर्म लोहे की रोड पर तांबे के तार लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है, उसको हम यहाँ पे आर्मेचर नाम देते हैं। ये आर्मेचर है, इसका नाम है A, B, C और D। आर्मेचर A, B, C, D ये आर्मेचर कहलाता है। यह तांबे के तारों को लपेटकर बनाया जाता है। उसके बाद विभक्त बल है। ये विभक्त बल है। विभक्त बलों का नाम हमने दिया है विभक्त बल। ये L और M ये अर्धचंद्राकार इस तरह से होते हैं, अर्धचंद्राकार इस तरह से, और एक इधर होगा और एक दाईं ओर एक साइड में और एक ये होगा। इस तरह से अर्धचंद्राकार धातु के बने ये होते हैं विभक्त बले। उसके बाद B1 B2 ये ब्रश होते हैं जो कार्बन के बने होते हैं। ब्रश होते हैं जिनका नाम दिया हमने V1 और V2। ये कार्बन के बने होते हैं और विभक्त वलय के साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद है बैटरी। ये बैटरी होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत मोटर के कितने भाग हो गए? हम इन भागों को लिखते हैं। नंबर 1 भाग कितने हो गए? नंबर 1 चुंबक क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक भाग नंबर 1। क्षेत्र चुंबक क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नंबर 2 आर्मेचर। आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र ये है, ये N और S ये चुंबकीय क्षेत्र है। आर्मेचर ये है, आर्मेचर ये है A, B, C, D ये आर्मेचर कहलाता है। नंबर 3 विभक्त वलय। विभक्त वलय ये तीसरा भाग है। विभक्त वलय ये अर्धचंद्राकार होता है और किसी धातु का बना हुआ होता है। ये विभक्त चंद्र है जिसके नाम है L और M। हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। ये L है और ये M है। उसके बाद होता है 4 नंबर ब्रश। ये ब्रश होता है, ब्रश। और ब्रश कार्बन के बने होते हैं जिनका हमने नाम दिया है B1 और B2। ये नाम है B1 और B2। ये कार्बन के बने होते हैं। इस प्रकार से अब इनकी कार्यविधि क्या है? कार्यविधि को समझें। जब बैटरी के द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या करता है? विभक्त आर्मेचर का संबंध यहाँ विभक्त वलय से होता है और विभक्त वलय इसमें विद्युत धारा को आगे की ओर ले जाते हैं। आगे की ओर विभक्त वलय में जब विद्युत धारा जाती है तो इसका जो AB भाग है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार करता है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, विद्युत मोटर
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। अर्थात ए बी भाग और सी डी भाग जो आर्मेचर के दो भाग हैं, दोनों भाग विरोध में कार्य करते हैं। अर्थात ए बी नीचे की ओर कार्य करता है और सी डी ऊपर की ओर कार्य करता है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम के अनुसार। ये इसमें कार्यविधि होती है। जब ये निरंतर कार्य करता है तो ये इसमें चुंबकीय विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब जब ये चुंबकीय विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है तो ये अपने अक्ष के परितः घूमता है। अक्ष कौन से होते हैं? चुंबक के दो अक्ष होते हैं, एक है एन ध्रुव और एक है एन ध्रुव, और एन से एस तक मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष कहते हैं। जैसे ये एन है और ये एस है, तो यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगी? अक्ष कहलाएगी। अर्थात अक्ष के परितः। और ये कैसे घूमेगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार ये एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घूमेगा। कैसे घूमेगा? ये इसकी कार्यविधि होगी, वो वामावर्त घूमेगा। अर्थात ए बी नीचे की ओर और सी डी भाग ऊपर की ओर घूमेगा। इससे क्या होगा? इससे चुंबकीय बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इससे चुंबकीय बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब विद्युत धारा किस प्रकार से इसमें प्रवाहित होगी? विद्युत धारा B2 से जाती है आर्मेचर में और विद्युत धारा B1 से वापस लौट के आती है। इस तरह से इसकी कार्यविधि है। विद्युत मोटर की ये कार्यविधि है कि जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है तो B2 के द्वारा इसमें जो दंड धुरा, जिसे धुरा कहते हैं, धुरा विभक्त बलों से अटैच होता है, जुड़ा होता है। इसलिए ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये गति करने लगता है। इस प्रकार से विद्युत मोटर कार्य करता है। और विद्युत मोटर का क्या उपयोग है दैनिक जीवन में? विद्युत मोटर के द्वारा आपके बिजली के पंखे, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर का MP3, ये इस तरह के ये दैनिक जीवन में इनका पंखे जो लगे होते हैं बिजली के, वो इसी विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण में हमने ए बी एक कुंडली ली है और कुंडली पे कुछ तार, हमने चुम्बकीय तार जिसको तांबे की तार आदि लपेट दिए हैं। और उसका संबंध हमने गैल्वेनोमीटर से कर दिया है। गैल्वेनोमीटर से संबंध करने का आशय ये है कि कुंडली में जैसे ही धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये विक्षेप होगा। अर्थात ये एक चुम्बक की भांति व्यवहार करती है। देखिए कैसे करती है। ए भी एक कुंडली है जिस पर कुछ तांबे के तार हमने लपेट दिए हैं और इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है। यदि चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के बी भाग पर लाते हैं तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। विक्षेप हमने दिखाया भी है, ये गैल्वेनोमीटर है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही इसको हम दूर ले जाते हैं तो विक्षेप क्या होता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अर्थात विक्षेप की दिशा बदल जाती है। विक्षेप की दिशा बदल जाती है। ऐसे ही हम इस प्रकार एन को ले जाते हैं तब ये स्थिति होती है। अब इस प्रकार हम इस भाग पे यहाँ पर हम एस को ले जाएं तो एस को ले जाने पर इस पे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है और ये विक्षेप तब तक उत्पन्न रहता है जब तक चुंबक का इसके अंदर प्रभाव रहता है। चुंबक के अंदर प्रभाव रहता है तब थोड़े समय के लिए इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय प्रेरण की घटना है। इस प्रकार से कई ऐसे ले लें, कई प्रकार से इसको देखें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पास लाने पर इसमें चुंबकीय विक्षेप और धीरे धीरे दूर ले जाने पर इसका विपरीत दिशा में विक्षेप हुआ। अर्थात कहने का अर्थ ये है, जब इसका
आप N ध्रुव इस कुंडली के पास लाते हैं तो इसमें थोड़ी देर के लिए यह गैल्वेनोमीटर का प्रक्षेप दाहिनी ओर चला जाता है। जैसे ही चुंबक को दूर करते हैं इस कुंडली से तो इसका विक्षेप धीरे धीरे क्या होता है, जीरो की ओर चला जाता है, अर्थात शून्य पर पहुंच जाता है। तो ये चुंबक वहां पर प्रभावशाली नहीं होती है, ये चुंबकीय फ्लक्स के कारण होता है। तो हमने परिभाषा दी है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस प्रकार इस ABC AB कुंडली में चुंबक को पास लाने से गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, यह चुंबकीय प्रेरण के कारण होता है। ग्रहकार फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद भी करेंगे, लिखेंगे। परनालिका से क्या समझते हो? परनालिका आपने पढ़ी है, क्या समझते हैं इसके बारे में लिखेंगे। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? भी बताया था विद्युत मोटर का सिद्धांत, उसके बारे में आप याद किया और लिखेंगे भी। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, अभी मैंने बताया था। इन प्रश्नों के आप उत्तर आसानी से लिख लेंगे। मुझे आशा है आपने आज ठीक प्रकार से अध्ययन किया है। मुझे आशा है इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से आप लिखेंगे और याद भी करेंगे। अगले स्वाध्याय के लिए मेरा अगला पाठ अगले इसी अध्याय में थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको आप देख के आएंगे। घरेलू परिपथ, विद्युत जनरेटर जिसे कहते हैं, जनित्र कहते हैं हिंदी में, लघु पथन, भू संपर्क, तार से संबंध है, इसको आप स्वाध्याय करके आएंगे, जिससे हम अगली कक्षा में आपको आसानी से समझाने में सफल होंगे। और मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।